नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दिसंबर 25 की कुछ ऐसी खबरों पर बात करने वाले हैं जो जो एक ही समय में हो रही हैं, लेकिन कहानियां बिल्कुल अलग कह रही हैं। हमारे पास कुछ समाचार लेख हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं और उनका विश्लेषण है, और हमारा मिशन है इन अलग-अलग डॉट्स को कनेक्ट करना। तो चलिए एक तस्वीर से शुरू करते हैं। आप अपने फोन पर देखते हैं सेंसेक्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, और फिर आप खिड़की से बाहर झांकती हैं तो धुंध की एक मोटी चादर दिखती है। मतलब सामने की इमारत भी मुश्किल से नजर आए। एक तरफ जबरदस्त आर्थिक तरक्की, दूसरी तरफ सांस लेना मुश्किल। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये आज के भारत के बारे में हमें क्या बताता है? ये सवाल ही आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। जी ये दो अलग अलग कहानियां नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ वो भारत है जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है, जहां निवेशक पैसा लगाने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ वो भारत है जिसे अपनी जमीनी हकीकतों से, जैसे पर्यावरण से जूझना पड़ रहा है। इन दोनों को एक साथ समझे बिना हम पूरी तस्वीर वो देख ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो चलिए इसी आर्थिक तस्वीर से शुरू करते हैं, जो काफी चमकदार दिख रही है। सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा उछला और निफ्टी पहली बार 26,000 के बहुत करीब पहुंच गया है। जाहिर है बाजार में जबरदस्त उत्साह है। साथ ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, वो भी करीब 1.7 बिलियन डॉलर बढ़कर लगभग 689 बिलियन डॉलर हो गया है। इसे तो एक तरह का सेफ्टी कवच माना जाता है। पर मेरा सवाल यह है कि ये भरोसा आ कहां से रहा है? क्या ये बस कुछ सेक्टर्स की वजह से है या पूरी अर्थव्यवस्था में एक मजबूती है? आपका सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, इस भरोसे के पीछे एक बड़ा कारण है रिजर्व बैंक के हालिया फैसले। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब ये 5.25% पर है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसे गोल्डीलॉक्स सिनेरियो कहा है। गोल्डीलॉक्स? जी, ये शब्द कहानी से लिया गया है, जिसका मतलब है न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बल्कि एकदम सही। मतलब विकास दर भी अच्छी है और महंगाई भी काबू से बाहर नहीं है। इससे होम लोन, कार लोन, इनकी ईएमआई कम होने की उम्मीद है। अच्छा। जी, जिससे आम लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, खपत बढ़ेगी। लेकिन ये तो हुई एक बात। एक और बहुत बड़ा, और शायद जिस पर कम चर्चा हुई, वो सुधार है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस। आरबीआई ने इसे मंजूरी दी है। ओके, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। इसका आम आदमी या बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या मतलब है? इसे सरल भाषा में समझते हैं। अभी तक क्या था कि हर बैंक, चाहे वो कितना भी अच्छा हो या बुरा, अपने ग्राहकों के डिपॉजिट पर लगभग एक जैसा इंश्योरेंस प्रीमियम देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो बैंक मजबूत हैं, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, उन्हें कम प्रीमियम देना होगा, और जो बैंक जोखिम भरे फैसले लेते हैं, उन्हें ज्यादा। अच्छा, तो एक तरह से अच्छे काम का इनाम। बिल्कुल। अच्छे व्यवहार के लिए इनाम और बुरे के लिए सजा। इससे बैंकों को अपनी वित्तीय सेहत सुधारने के लिए एक सीधी प्रेरणा मिलेगी, जो लंबे समय में पूरे बैंकिंग सिस्टम को और भी स्थिर बनाएगा। मतलब ये गोल्डीलॉक्स सिनेरियो सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए संस्थागत सुधार भी हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर वो दूसरी तस्वीर सामने आती है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई बहुत खराब है। 10 से ज्यादा राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। स्कूल बंद हो रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 150 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हैं। ये वो हकीकत है जिसे कोई भी आर्थिक आंकड़ा छुपा नहीं सकता। और यहीं पर विकास के मॉडल पर वो गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ हम भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े एफडीआई का जश्न मना रहे हैं। जापान के एमयूएफजी बैंक ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये दिखाता है कि दुनिया भारत के बाजार पर कितना भरोसा करती है। लेकिन दूसरी तरफ, जब पर्यावरण मंत्री को ये निर्देश देना पड़ता है कि एक हफ्ते के अंदर हवा की क्वालिटी सुधारो, तो ये दिखाता है कि हमारा विकास पर्यावरण की कीमत पर हो रहा है। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जहां आर्थिक विकास और स्वच्छ पर्यावरण साथ साथ चल सके? ये वाकई एक बहुत मुश्किल संतुलन है जिसे साधना है, और शायद यही संतुलन साधने की कला हमें वैश्विक मंच पर भी दिख रही है, जहां भारत एक साथ कई अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा है। एक बड़ी खबर है कि भारत 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। ब्राजील ने अमेज़न की लकड़ी से बनी एक खास हथौड़ी सौंपकर ये जिम्मेदारी भारत को दी है। भारत ने अपना एजेंडा भी रखा है, मानवता प्रथम दृष्टिकोण। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है?
खासकर जब ब्रिक्स में चीन, रूस और ईरान जैसे देश भी हैं? ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चैलेंज है। बिल्कुल। ब्रिक्स अब 11 देशों का समूह है। इसमें बहुत विविधता है। सऊदी अरब और ईरान जैसे पारंपरिक प्रतिद्वंदी भी अब एक ही मंच पर हैं। ऐसे में मानवता प्रथम जैसा आदर्शवादी नारा वो सबको एक साथ लेकर चलने की एक कोशिश है। भारत के लिए ये अपनी लीडरशिप क्षमता दिखाने का एक सुनहरा मौका है। यह तय करने का मौका है कि दुनिया के विकासशील देश किन मुद्दों पर बात करेंगे, उनका ग्लोबल एजेंडा क्या होगा। ग्लोबल लीडरशिप की बात हो रही है तो भारत की एक और ताकत है उसकी सॉफ्ट पावर। नई दिल्ली में WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन हुआ और वहां कुछ दिलचस्प चीजें लॉन्च हुई। एक आयुष मार्क सर्टिफिकेशन और एक माय आयुष पोर्टल। मुझे सबसे दिलचस्प लगा भारत क्यूबा का सहयोग। क्यूबा में एक आयुष चेयर और पंचकर्म केंद्र, ये तो बहुत अनूठी साझेदारी है। बिल्कुल, और इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ योग और आयुर्वेद का प्रचार नहीं है। ये वैश्विक स्वास्थ्य और वेलनेस के खरबों डॉलर के बाजार में भारत को एक लीडर के तौर पर स्थापित करने की एक सोची समझी रणनीति है। अच्छा। उन्हें भरोसेमंद बना रहे हैं। और क्यूबा का उदाहरण तो और भी शानदार है। क्यूबा अपनी आधुनिक चिकित्सा के लिए जाना जाता है। जब ऐसा देश भारत की पारंपरिक चिकित्सा को अपनाता है तो ये दुनिया को एक मजबूत संदेश देता है। ये दिखाता है कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत का इस्तेमाल कूटनीति के एक ताकतवर औजार के रूप में कर रहा है। तो एक तरफ तो ये पारंपरिक तरीके, योग, आयुर्वेद, ये भारत की एक सौम्य छवि बनाते हैं। लेकिन दुनिया सिर्फ सौम्य ताकत से नहीं चलती है ना, खासकर इंडो पैसिफिक जैसे इलाके में। और शायद इसीलिए गुआम में जो हुआ वो इस तस्वीर का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है। क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपना पहला फील्ड ट्रेनिंग सैन्य अभ्यास किया। हाँ, आधिकारिक तौर पर इसका मकसद HADR यानी मानवीय सहायता और आपदा राहती बताया गया है। लेकिन इसके रणनीतिक संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह अभ्यास इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच इन 4 लोकतांत्रिक देशों की बढ़ती सैन्य निकटता का प्रतीक है। अब अगर हम इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें, ब्रिक्स की अध्यक्षता, WHO का सम्मेलन और क्वाड का अभ्यास, तो भारत की विदेश नीति की खूबसूरती नजर आती है। कैसे? इसे कहते हैं बहुसंरेखण, मल्टी अलाइनमेंट। भारत एक ही समय में रूस और चीन के साथ ब्रिक्स का नेतृत्व कर रहा है, WHO के जरिए अपनी सांस्कृतिक ताकत दिखा रहा है और अमेरिका, जापान के साथ मिलकर अपनी सैन्य शक्ति मजबूत कर रहा है। ये एक जटिल दुनिया में अपने हितों को साधने का एक बहुत ही परिपक्व तरीका है। ये तस्वीर वाकई बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हर तस्वीर का एक दूसरा पहलू होता है। अब अपने पड़ोस पर नजर डालते हैं, जहां हालात काफी चिंताजनक है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को तोशाखाना 2 मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद उनकी पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की ये घटना सिर्फ एक भ्रष्टाचार के मामले से कहीं ज़्यादा है। ये वहाँ की राजनीति में गहरे संस्थागत टकराव को उजागर करती है। जब किसी देश का एक बड़ा राजनीतिक दल इस तरह से न्यायपालिका और सेना के साथ सीधे टकराव में आता है तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत बढ़ जाती है। और भारत के लिए एक अस्थिर, परमाणु संपन्न पड़ोसी देश हमेशा से एक बड़ी सुरक्षा चिंता रहा है। और अस्थिरता की आग सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बांग्लादेश में भी लगी हुई है। वहां इनकलाब मोर्चा नाम के कट्टरपंथी समूह के प्रवक्ता की हत्या के बाद हिंसा भड़क उठी। चिंता की बात यह है कि इस हिंसा में खास तौर पर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया है। भारत विरोधी नारे लगे हैं और भारतीय उच्चायोग को बंद करने की मांगे भी की जा रही हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक स्थिति है। एक तरफ भारत को अपने नागरिकों और राजनीतिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, इसीलिए चिट्टोग्राम में वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। यह एक सदा हुआ संदेश है। दूसरी तरफ भारत सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। यह दिखाता है कि पड़ोस में शांति बनाए रखना कितना मुश्किल है। और इसी बीच यूक्रेन से खबर आती है कि एक गुजराती छात्र को रूसी सेना ने जबरदस्ती भर्ती कर लिया है। हाँ, मैंने वो वीडियो देखा। जी, वो मदद के लिए वीडियो भेज रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि वैश्विक संघर्षों का असर सीधे हमारे नागरिकों पर भी पड़ता है। क्षेत्रीय अस्थिरता से हटकर अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जो दिखाती है कि विकसित देश भी इन चुनौतियों से अछूते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर एक सामूहिक गोलीबारी हुई, 15 लोगों की मौत हो गई। यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे सख्त बंदूक कानून है। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया दो बातें बताती हैं। पहली कि एक परिपक्व लोकतंत्र सुरक्षा संकट पर कितनी तेजी से कार्रवाई कर सकता है, जो काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी और ज्यादा गहरी बात यह है कि ये घटना संस्थागत सुरक्षा उपायों की सीमाओं को भी उजागर करती है। 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कानून इतने कड़े कर दिए थे कि ऐसी घटना की कल्पना करना भी मुश्किल था। इसके बावजूद ये हुआ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ कानून बना देना ही काफी है। बिल्कुल। तो आज हमने अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाइयों से लेकर प्रदूषण की जमीनी हकीकत तक एक लंबा सफर तय किया। अगर इन सब धागों को एक साथ जोड़ा जाए तो क्या तस्वीर उभरती है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत एक ऐसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह है जो वर्ल्ड क्लास ट्रैक पर दौड़ रही है, लेकिन उसके कुछ डिब्बों में आग लगी हुई है। एक बहुत अच्छी उपमा है, और मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। हमने आज सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक प्रभाव और हार्ड पावर यानी सैन्य और आर्थिक ताकत दोनों की बात की। भारत दोनों में एक साथ निवेश कर रहा है, योग और आयुर्वेद में भी और क्वाड जैसे सैन्य अभ्यासों में भी। मेरा सवाल यह है कि आने वाले दशक में जब भारत की वैश्विक भूमिका और बढ़ेगी तो उसके प्रभाव को असल में कौन सी शक्ति परिभाषित करेगी? क्या दुनिया भारत को उसकी सांस्कृतिक विरासत के लिए जानेगी या उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोनों शक्तियां हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी या कभी-कभी भारत को इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।